जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग टीजीटी साइंस की प्रैक्टिस सेट 5 को देखने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स, यानी नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। असर्शन है, यानी अभिकथन दिया गया कि साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन वाटर देन इन एयर, तो यह बिल्कुल सही है। असर्शन अभिकथन सही है। कि वायु की अपेक्षा जल में ध्वनि अधिक तेजी से गति करती है, यह बिल्कुल सही है। और एक क्रम याद रखना है कि ध्वनि का चाल सबसे अधिक किसमें होता है, तो सॉलिड में होता है, उसके बाद किसमें होता है, लिक्विड में होता है, और सबसे कम किसमें होता है, गैस में। तो ये क्रम भी आपको याद रखना है दोस्तों। रीजन दिया गया है कि रिजिडिटी ऑफ मीडियम इम्पैक्ट द स्पीड ऑफ साउंड, यानी माध्यम की दृढ़ता ध्वनि की चाल को प्रभावित करता है। तो बिल्कुल कारण भी इसका सही है कि माध्यम की जो दृढ़ता होता है वह ध्वनि की चाल को प्रभावित करता है। तो कारण भी इसका सही दिया गया है और कारण जो है अभिकथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि द पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल वेयर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट्स टेक प्लेस इज, मानव की आहार नाल के जिस भाग में वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है वह भाग कौन सा है। तो वसा का पूर्ण रूपेण पाचन मानव के किस भाग में होता है, तो यह होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी क्षुद्रांत में, यानी छोटी आंत आप इससे कह सकते हैं। वहां पर वसा का यानी फैट्स का पूर्ण रूपेण पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैटरपिलर्स, जिसे हम लोग सिल्क वॉर्म्स के भी नाम से जानते हैं, सीक्रेट फाइबर डेट इज मेड ऑफ। कैटरपिलर जिसे झिल्ली या रेशम कीट के नाम से हम लोग जानते हैं, जिस पदार्थ के बने रेशे का स्रावन करता है वह है, तो किस पदार्थ के बने रेशे का यह स्रावन करता है, तो प्रोटीन का यह स्रावन करता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है समटाइम्स वी गेट मसल्स क्रैम्प आफ्टर एक्सरसाइज, इट इज बिकॉज, कभी कभी अत्यधिक व्यायाम करने के बाद हमारी पेशियों में ऐंठन आ जाती है, इसका कारण क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। तो पेशियों में जो ऐंठन होता है वो किस एसिड के जमाव के कारण होता है, तो लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है दोस्तों, याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, और ये कैसे बनता है, तो एन एरोबिक रेस्पिरेशन से ये बनता है, अवायवीय श्वसन के कारण। ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एन एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस एंड लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी आर प्रोड्यूस, अवायवीय श्वसन होता है और लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए शरीर में हमें क्या होता है, ऐंठन होता है दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन है कि द करेक्टली डिस्क्राइबिंग स्टेटमेंट अबाउट द आर्टरीज इन ह्यूमन हार्ट इज, मानव हृदय में धमनियों के विषय में सही वर्णन करने वाला कथन कौन सा है। तो सही वर्णन करने वाला कथन कौन सा है, याद रखना है आपको सही वर्णन। कि आर्टरीज जो होता है हैव थिक इलास्टिक वॉल्स विदाउट वॉल्स इनसाइड, ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी इसका अर्थ हो गया कि धमनियों की भित्तियां मोटी और प्रत्यास्था होती है, बिल्कुल सही है। और इसमें वॉल्व नहीं होते हैं, इनमें रुधिर उच्च दाब पर बहता है, ये रुधिर को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं। ये है आर्टरीज का आपका काम, यानी धमनियों का काम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि मानव यानी द एक्चुअल पाथ ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर में मूत्र का वास्तविक मार्ग कौन सा है। तो वास्तविक मार्ग आपसे पूछा जा रहा है कि मूत्र कहां कहां से होकर यह जाता है यूरिन। तो सबसे पहले ये बनता है किडनी में, उसके बाद ये जाता है यूरेटर में, उसके बाद जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, और लास्ट में कहां से, यूरेथ्रा से यह बाहर निकल जाता है, यानी वृक्क हो जाएगा, उसके बाद मूत्र नली, उसके बाद मूत्राशय और मूत्र मार्ग से यह बाहर आ जाता है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कुफर सेल्स आर, कुफर कोशिकाएं होती है, तो यह कहां पर होता है, तो यकृत की फैगोसाइटिस कोशिकाएं जो होता है वो कुफर कोशिकाएं कहलाता है। तो फैगोसाइटिक सेल्स ऑफ लीवर, इसे क्या कहा जाता है, कुफर सेल्स कहा जाता है, याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछ रहा है कि A convex mirror always forms a virtual and diminished image. उत्तल दर्पण सदैव आभासी और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये गलत है। फिर है क्या, अच्छा सही कथन, एक मिनट दोस्तों, सही कथन चूज करने के लिए बोल रहा है कि उत्तल दर्पण जो है सदैव क्या बनाता है,
उत्तल दर्पण सदैव आभासी और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा कि अ कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज। अवतल लेंस जो है सदैव आभासी और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। सी है हमारा अ कनकेव मिरर कैन फॉर्म अ रियल डिमिनिश एज वेल एज वर्चुअल डिमिनिश इमेज। अवतल दर्पण वास्तविक और आकार में छोटा के साथ साथ आभासी और आकार में छोटा प्रतिबिंब भी बना सकता है। और डी है हमारा क्या, डी है हमारा कि अ कन्वेक्स लेंस व्हाइल यूजिंग एन मैग्नीफायर मेक्स अ रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज। आवर्धक लेंस की भांति उपयोग करते समय उत्तल लेंस वास्तविक और आकार में आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो आपसे सही कथन पूछा जा रहा है कि इसमें से सही कथन कौन सा है। तो याद रखना है यहां पर कि अ कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड डिमिनिश इमेज, यानी उत्तल जो दर्पण होता है वह सदैव आभासी और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या है इसमें सही है कि अ कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड डिमिनिश इमेज, यानी अवतल लेंस जो होता है वह सदैव आभासी और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यह स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन यहाँ पर सी और जो डी दिया हुआ है दोस्तों वह स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओनली ए एंड बी। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा कि इट रेफर्स टू ओनली द फौना फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। यह केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राणी जात यानी प्राणी जात के अंतर्गत जीव जंतु का उल्लेख करती है। दूसरा है कि इट रेफर्स टू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज फाउंड इन द गिवन एरिया। यह किसी दिए गए क्षेत्र में पाए जाने वाले एक विशेष प्रजाति के प्राणियों की कुल संख्या का उल्लेख करती है। तीसरा हमारा स्टेटमेंट है कि इट रेफर्स टू द डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना प्रेजेंट इन द गिवन एरिया। यह किसी दिए गए क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न प्रकार के पादप जात और प्राणी जात की प्रजातियों का उल्लेख करती है। और चौथा हमारा है कि इट इज मैक्सिमम इन फॉरेस्ट। यह वनों में सबसे अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ओनली 3 एंड 4। यानी ये क्या होता है बायोडाइवर्सिटी, तो यह किसी दिए गए क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न प्रकार के पादप जात और प्राणी जात की प्रजातियों का उल्लेख करता है बायोडाइवर्सिटी। और क्या याद रखना है आपको कि इट इज मैक्सिमम इन फॉरेस्ट, यह वन में सबसे अधिक होती है। यह स्टेटमेंट जो है सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 3 एंड 4। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू सेल एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है, यानी कोशिका के संदर्भ में निम्न में से गलत कथन को चुनिए। तो इसमें से गलत कथन कौन सा है, तो गलत कथन के बारे में याद रखना है कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि शेप्स ऑफ अ सेल आर स्पेसिफिकली रिलेटेड विथ फंक्शन। तो कोशिका के आकृति विशिष्ट रूप से उसके कार्यों से संबंधित होती है। तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों कि कोशिका की जो आकृति होती है वह विशिष्ट रूप से उसके कार्यों से संबंधित होती है। नेक्स्ट है कि सेल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन प्लांट सेल। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं होती है। तो यह गलत है दोस्तों कि पादप कोशिका में भी सेल मेम्ब्रेन होता है, यानी पादप कोशिका झिल्ली इसमें भी पाया जाता है, याद रखना। तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। पूछा जा रहा है कि बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, यानी कोशिका भित्ति प्रेजेंट होता है। तो यह भी स्टेटमेंट सही है दोस्तों कि बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। और चौथा है हमारा कि न्यूरॉन एग्जिबिट स्पिंडल शेप। न्यूरॉन की आकृति तकली के जैसी होती है। तो यह स्टेटमेंट गलत है दोस्तों कि न्यूरॉन की जो आकृति होती है वो तकली की जैसी होती है। यह स्टेटमेंट कहना गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें केवल 2 और 4 ही गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। निम्न में से कौन सा कथन पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के संदर्भ में सही है। पहला कि बोथ टेक प्लेस इन प्लांट्स ड्यूरिंग डे टाइम, यानी दोनों क्रियाएं पौधों में दिन के समय होती है। तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है। रेस्पिरेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग नाइट एंड फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे। रेस्पिरेशन जो होता है यानी श्वसन की क्रिया रात में और प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। तो याद रखना है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है यानी फोटोसिंथेसिस वो दिन में होता है, लेकिन श्वसन की जो क्रिया है दिन और रात दोनों में होती है। सी को भी डिस्कस करते हैं। रेस्पिरेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग नाइट एंड डे वेयर एज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम, यानी श्वसन रात और दिन
में होता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में के समय होता है। तो यही स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये तो होगा नहीं कि दोनों क्रियाएं रात और दिन में होती है, यह गलत है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। डिजीजेज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर बैक्टीरियल डिजीज। अतिसार और मलेरिया जो है जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है, ये आपसे कहा जाए तो मलेरिया जो है जीवाणु से नहीं प्रोटोजोआ से होता है, याद रखना है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर काउज्ड बाय प्रोटोजोआंस, यानी टाइफाइड और क्षय रोग जो होता है प्रोटोजोआ से होता है। तो ये प्रोटोजोआ से नहीं बल्कि किसके कारण होता है? तो यह जीवाणु के कारण होता है। तो यह भी स्टेटमेंट गलत हो गया। इन्फ्लुएंजा एंड चिकन पॉक्स आर काउज्ड बाय वायरस। इन्फ्लुएंजा और खसरा जो होता है विषाणु द्वारा यानी वायरस द्वारा होने वाला रोग है। तो यह बिल्कुल सही है कि इन्फ्लुएंजा हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये सब किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। पोलियो एंड मोस्ट कफ आर वायरल डिजीज। पोलियो और अधिकांश जुकाम जो है विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। तो यह भी स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर आपसे पूछ रहा था 12 का, तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 और 4। नेक्स्ट है केमिकल्स जनरली यूज्ड एज फूड प्रेजेंट प्रिजर्वेटिव्स आर। समान रूप से उपयोग किए जाने वाले रसायन जिनका उपयोग खाद्य परिरक्षणों के रूप में किया जाता है कौन से हैं? तो इसमें से कौन सा है? तो याद रखना है 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम मेटा बाइसल्फेट और सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फेट का उपयोग हम लोग खाद्य परिरक्षण के रूप में करते हैं। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग फोर्सेज। दिए गए बलों पर विचार कीजिए। पहला है मस्कुलर फोर्स यानी पेशीय बल, दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल, तीसरा है फ्रिक्शनल फोर्स घर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्थिर वैद्युत बल। द नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स आर। इनमें से असंपर्क बल कौन सा है? तो असंपर्क बल कौन सा है इसमें से दोस्तों? तो याद रखना है 2, 4 और 5 यानी मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ये सब जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और ये मोस्ट वीवीआई सवाल है दोस्तों, याद रखना है आपको। बहुत ही ज्यादा ये वीवीआई सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। हालांकि इसका मैं जो पीडीएफ है दोस्तों टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वहां पर जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए 80 जो क्वेश्चन है, हालांकि 120 क्वेश्चन है, मैं केवल साइंस का ही क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिया है। तो ये 80 क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन जो है दोस्तों इस पीडीएफ में दिया गया है। ठीक है, तो मैं उसे टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप वहां से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। दाब का एसआई यूनिट क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला न्यूटन मीटर स्क्वायर, दूसरा न्यूटन मीटर, दूसरा न्यूटन मीटर स्क्वायर, तीसरा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो याद रखना प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या करते हैं हम लोग? प्रेशर बोलते हैं। और फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, और एरिया क्या क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। 15 का राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है व्हेन अ पॉलिथीन ट्यूब इज रब्ड विथ अ वूलन क्लॉथ द पॉलिथीन ट्यूब। जब किसी पॉलिथीन की नली को ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है तो पॉलिथीन की नली क्या होगा? 16 का आपसे पूछा जा रहा है। तो बिकम्स नेगेटिवली चार्ज वाइल द क्लॉथ हैज पॉजिटिवली चार्ज। ऋण आवेशित हो जाती है जबकि कपड़ा धन आवेशित हो जाता है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि बिकम नेगेटिवली चार्ज वाइल द क्लॉथ हैव पॉजिटिवली चार्ज। नेक्स्ट है कि अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग ऑफ अ प्लेन मिरर इफ द इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल 40 डिग्री विथ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे इज। कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर आपतन करती है। यदि आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से 40 डिग्री का कोण बनाती है तो आपतित किरण और तद अनुरूपी परावर्तित किरण के बीच कोण है। तो यह कोण कितना है? तो यह कोण है हमारा 17 की अगर हम बात करें तो यह कोण है 100 डिग्री। ठीक है, याद रखना है। और इसको आपको क्या करना है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाना है। जिस भी चैप्टर से रे ऑप्टिक्स से ये सब सवाल दिया गया, ठीक है, 12 क्लास का, तो आपको अच्छे से ये चैप्टर कवर करना है एनसीईआरटी का, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं वो एससीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों क्वेश्चन के फॉर्म में। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। असर्शन दिया गया है कि वीनस शो फेजेज लाइक मून
टू फॉर्म अर्थ व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम अर्थ। अभी कथन है कि पृथ्वी से देखे जाने पर शुक्र चंद्रमा की भांति कलाएं दर्शाता है। रीजन इसका देखते हैं, वीनस हैज क्लाउडी एटमोस्फेयर विच रिफ्लेक्ट सनलाइट। कारण है इसका क्या कि शुक्र पर बादल युक्त वायुमंडल है जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। रीजन 2 है कि वीनस रोटेट्स ऑन इट एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो ये सही है दोस्तों कि कैसे रोटेट करता है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, लेकिन वीनस जो है दोस्तों ईस्ट से वेस्ट यानी पूर्व से ये पश्चिम की ओर यह अपने अक्ष पर घूमता है। तो ये तो रीजन तो बिल्कुल सही दिया गया। आइए इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं। तो राइट आंसर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी R1 एंड R2 ट्रू है, बट R2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, यानी R1 और R2 दोनों सही है और R2 जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। यानी आपको याद रखना है, क्या क्या पॉइंट याद रखना है कि पृथ्वी से देखे जाने पर शुक्र जो है चंद्रमा की भांति कलाएं दर्शाता है, बिल्कुल यह सही है। रीजन फर्स्ट जो दिया गया कि शुक्र पर बादल युक्त वायुमंडल है जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, यह भी सही है। और R2 तो मैंने बता ही दिया कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है, जबकि शुक्र जो है पूर्व से पश्चिम की ओर अपने अक्ष पर यह घुमा करता है, वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि ऑन अ विंटर मॉर्निंग व्हाइल वॉकिंग बेयर फुटेड वी फील दैट मार्बल फ्लोर इज कोल्ड एज compared to the wooden floor. It is because the marble floor, सर्दियों की प्रातः नंगे पांव चलते समय हम यह अनुभव करते हैं कि लकड़ी के फर्श की तुलना में मार्बल फर्श अधिक ठंडा है। इसका कारण यह है कि मार्बल का फर्श क्या होता है। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दोस्तों, तो 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट देन द वुडन फ्लोर। लकड़ी के फर्श की तुलना में उष्मा का अच्छा क्या होता है, यह चालक होता है। ऐसा इसलिए होता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग द ग्रुप ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम दैट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के अवयवों अर्थात पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पादों के समूह को पहचाने कि पेट्रोलियम से हम लोग क्या क्या प्राप्त करते हैं। तो याद रखना है, लुब्रिकेटिंग ऑयल प्राप्त करता है, पैराफैक्सिन वैक्स प्राप्त करते हैं और बिटुमिन प्राप्त करते हैं। यानी स्नेहक तेल, पैराफिन मोम और बिटुमेन हम लोग पेट्रोलियम से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है अ बॉडी ऑफ मास 4 kg इज मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 1 मीटर विथ अ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड। 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड एक वृत्त में जिसकी त्रिज्या 1 मीटर है 2 रेडियन पर सेकेंड के कोणीय वेग से घूम रहा है, द्रव्यमान पर अभिकेंद्रीय बल क्या होगा। तो अभिकेंद्रीय बल इसमें क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16 न्यूटन होगा। आप इसे घर पर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट है द अर्थ हैज मास ऑफ कैपिटल एम एंड रेडियस कितना कैपिटल आर इफ जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइट r/3 एबव द अर्थ सरफेस। पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g हो तो सतह से r/3 ऊंचाई पर इसका मान क्या होगा। तो r/3 पर इसका मान क्या होगा दोस्तों, याद रखना है, यह होगा 9/16 g। नेक्स्ट इफ द अर्थ इज 1/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन देन द ड्यूरेशन ऑफ ईयर वुड बी। यदि पृथ्वी की सूर्य से दूरी अपने वर्तमान दूरी के 1/4 हो तो 1 वर्ष की अवधि क्या होगी। तो 1 वर्ष की अवधि क्या होगी दोस्तों, यह हो जाएगा 1/8 ईयर। नेक्स्ट है एन आइडियल कैरोनॉट इंजन हुज इफिशियंसी इज 40% रिसीव्स हीट एट 500 केल्विन। If the efficiency is 50% then intake temperature for the same exhaust temperature is। एक आदर्श कार्नोट इंजन की दक्षता 40% है जबकि वह 500 केल्विन से ऊष्मा प्राप्त करता है। यदि उसकी दक्षता 50% है तो समान निष्कास तापक्रम के लिए कितने ताप पर ऊष्मा प्राप्त करेगा। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का राइट आंसर हो जाएगा 600 डिग्री केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यह है कैरनॉट साइकिल से कैरनॉट चक्र है। तो कैरनॉट चक्र कैसा होता है, तो यह होता है रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणीय यह होता है। नेक्स्ट है कि लॉ ऑफ मैलस मैलस का नियम क्या कहलाता है। तो मैलस का नियम क्या कहलाता है, 26 का राइट आंसर हो जाएगा सी I = I0 cos² थीटा। नेक्स्ट है इन
जूल थॉमसन इफेक्ट विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। जूल थॉमसन प्रभाव में निम्न में से कौन सी राशि नियत होती है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब दोस्तों, सब 12th क्लास से रिलेटेड ये सब सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा इंथैल्पी। नेक्स्ट है इन द थ्रोटलिंग प्रोसेस थ्रू अ पोरस प्लग द फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन्स कंजर्व इज। किसी पोरस प्लग के थ्रोटलिंग प्रक्रम में निम्न में से कौन सी राशि नियत रहती है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा इंथैल्पी, 28 का सी। नेक्स्ट है 29 नंबर, टू स्प्रिंग ऑफ अ फोर्स कांस्टेंट के एंड 2k आर कनेक्टेड टू अ मास एज शोन इन बिलो। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ द मास। दो स्प्रिंग जिनके बल नियतांक k और 2k है एक पिंड में से निम्न चित्रानुसार जुड़े, पिंड के दोलन के आवृत्ति होगी। तो इसका दोलन का आवृत्ति कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई √3k/m। और ये सभी के सभी न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल है दोस्तों, इनको आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर सोल्व करना है। हालांकि मैंने इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर दे रखा है, आप वहां से जाकर भी इसे आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि द एवरेज एनर्जी ऑफ अ प्लांक ऑक्सीलेटर इज। प्लांक दोलित्र की औसत ऊर्जा है, तो इसकी औसत ऊर्जा कितना है, hmu है डिवाइड बाई e पे पावर hmu बाई kT -1। बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है टू प्लेन्स मिरर आर प्लेस्ड एट 60 डिग्री एंगल टू ईच अदर, हाउ मेनी इमेजेस विल बी सीन इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन देम। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री कोण बनाते रखे गए हैं, यदि उनके बीच एक बिंब रखा हो तो कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे। तो कितना प्रतिबिंब दिखाई देगा, राइट आंसर हो जाएगा सी, 5 प्रतिबिंब दिखाई देगा। नेक्स्ट है कि अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ ग्लास प्लेट एट एन एंगल 60 डिग्री इफ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास इज। प्रकाश की एक किरण कांच की प्लेट पर 60 डिग्री पर टकराती है, यदि परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो तो कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। कांच का अपवर्तनांक आपसे पूछा जा रहा है, राइट आंसर हो जाएगा कांच का अपवर्तनांक होगा √3। नेक्स्ट है कि अ कन्वेक्स लेंस, इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, हैज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एट 25 सेंटीमीटर, वेयर इज द इमेज। एक उत्तल लेंस जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा एट इंफिनिटी पर। नेक्स्ट है टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 आर एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम ईच अदर, व्हेन विल द स्फेरिकल एबरेशन ऑफ मिनिमम। f1 एंड f2 फोकस दूरी वाले दो लेंसों के मध्य दूरी d है, तो न्यूनतम गोलीय विपथन कब होगा। तो यह गोलीय विपथन कब होगा, तो यह होगा d = f - f2 के अंतर्गत। 34 का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि द रे विच कैन पेनेट्रेट इनटू 20 सेंटीमीटर थिक आयरन शीट इज। निम्न में से कौन सी किरण 20 सेंटीमीटर मोटे लोहे के चादर को भेद सकती है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा गामा रे। नेक्स्ट है इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड इन द सेल क्या है, Zn+2 एंड कॉपर +2 Cu यानी कॉपर। आर कितना दिया हुआ वोल्ट, -0.76 वोल्ट एंड 0.34 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल इन वोल्ट विल बी, कितना होगा 36 का, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये होगा 1.10 वोल्ट। नेक्स्ट है टू चार्जेस Q एंड Q आर placed close to each other if a third charge Q3 if brought near to it, the force now exerted by Q1 on Q2 क्या होगा। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, रिमेन्स 10 सेम वही रहेगा। नेक्स्ट है कि अ गिवन चार्ज इज सिचुएटेड एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द एंड ऑन पोजीशन एक्सपीरियंस अ फोर्स F, इफ द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज इज डबल्ड द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज विल बी। एक वैद्युत द्विध्रुव से इसकी अक्षीय स्थिति में इससे कुछ दूरी पर स्थित एक आवेश बल F अनुभव करता है, यदि दूरी दुगनी कर दे तब आवेश पर बल होगा। तो आवेश पर बल कितना होगा, 38 का राइट आंसर हो जाएगा डी, F/8 होगा। नेक्स्ट है पीनस प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ फ्रॉम द माइक्रोबियल एंड इंसेक्ट अटैक थ्रो। सूक्ष्म जीवों एवं कीटों के आक्रमण से पाइनस किसके
द्वारा अपने आप को बचाता है। तो यह किसके द्वारा बचाता है? तो यह बताता है रेजिन के द्वारा। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स द अर्लियर वेस्कुलर प्लांट्स हैव बीन डिस्कवर्ड? निम्नलिखित में से किस चट्टान में पुरातन संवहनीय पौधे पाए गए हैं? तो संवहनीय पौधे किस में पाए गए हैं? तो यह पाया गया है सिल्यूरिन में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सैपवुड इज ऑल्सो नोन एज, रस काठ को इस नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है एल्बर्नम के रूप में भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है कि द एवरेज वेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड्स इज हैवीएस्ट? निम्नलिखित में से किस लकड़ी का औसत भार सबसे ज्यादा है? तो औसत भार किसका सबसे ज्यादा है? तो यह है शीशम का। नेक्स्ट है, इंडोथेलियम इज रिलेटेड टू, इंडोथेलियम किससे संबंधित है? 43 का राइट आंसर हो जाएगा इनर मोस्ट इंटीग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल, यानी बीजांडय के आंतरिक आवरण से। नेक्स्ट है, विच सेल ऑर्गेनेल रिमूव्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड? कौन सा कोशिकांग हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हटा देगा? इंपॉर्टेंट सवाल है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा पेरिऑक्सीसोम ए। नेक्स्ट है, विच टिश्यू ट्रांसलोकेट द ऑब्जर्व्ड वाटर बाय द रूट टू लीफ इन प्लांट? पौधे में जड़ द्वारा अवशोषित जल को पत्तियों तक संवहन किस ऊतक द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है जाइलम के द्वारा। और पत्तियों से बना भोजन पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो यह करता है काम फ्लोएम। नेक्स्ट है, ये इथिन का सूत्र दिया गया है, ठीक है, डबल बॉन्ड है। इथिन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, यह किसके मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो फॉर्मेशन ऑफ रूट हेयर, फॉर्मेशन ऑफ नोट्स, रिपाइनिंग ऑफ फ्रूट्स या फॉर्मेशन ऑफ इंटर्न नोड। तो इथिन जो होता है किसके लिए उत्तरदायी होता है मुख्यतः? तो फलों को पकाने के लिए प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला जो पदार्थ है, गैसीय अवस्था में जो पाया जाता है वो कौन सा है? इथिन है। और कृत्रिम रूप से अगर बात करें तो वो क्या होगा? एसीटिलीन। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इन फेरोसियस इन नेचर? निम्न में से किस पशु का स्वभाव खूंखार है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा शेर का। नेक्स्ट है, रूट नॉट डिजीज कॉज्ड बाय, रूट नॉट रोग उत्पन्न होता है तो यह किसके कारण उत्पन्न होता है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा न्यूमेटोड्स के द्वारा। नेक्स्ट है, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉपिंग डीएनए फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड, आरएनए से डीएनए की प्रतिलिपि बनाने के लिए जिम्मेदार एंजाइम को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेज डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल पॉलीमर? अधोलिखित में से कौन सा बहुलक प्राकृतिक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो याद रखना है कौन सा नहीं है। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेफ्लॉन, यानी टेट्राफ्लोरो जो एथिन होता है वह क्या होता है? नेचुरल पॉलीमर नहीं होता है, आर्टिफिशियल ये होता है। नेक्स्ट है, विच इज द बेस्ट साइट इन इंडिया इज स्टडी फॉसाइल फ्लोरा, यानी जीवाश्म वनस्पति का अध्ययन करने के लिए भारत का सबसे अच्छा स्थल कौन सा है? तो सबसे अच्छा स्थल है हमारा अरावली पर्वत। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया इज, भारतवर्ष का महत्तम पादपालय कहां पर है? तो यह कहां पर है? तो यह है केंद्रीय राष्ट्रीय पादपालय हावड़ा, यानी सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम हावड़ा में। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग द वन विच हैज मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर इज, निम्नलिखित में से जिसका आयनिक लक्षण सर्वाधिक है वह है? तो वह कौन सा है? तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, CSCl का। नेक्स्ट है, द हाइजेनबर्ग रिएजेंट यूज्ड फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एनिमीन, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक एमिनो में विभेद करने के लिए प्रयुक्त हाइजेनबर्ग अभिकर्मक है। तो वह अभिकर्मक कौन सा है? तो वह है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इन एक्वस KOH, यानी जलीय KOH में बेंजीन सल्फो क्लोराइड। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिवन एन अल्केन, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एक अल्केन नहीं देगी? तो कौन सी अभिक्रिया अल्केन नहीं देगी? तो ये ROH प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इसको जब हम रिएक्ट कराएंगे तो यह अल्केन नहीं देगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO इज इनकरेक्ट। नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए निम्न तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा बी। इट डाइमर्सेज डिमराइज रेडियली एट रूम टेम्परेचर। इसका आसानी से कमरे के ताप पर द्वितीय करण हो जाता है, यह स्टेटमेंट गलत है। जबकि याद रखना है कि यह अनुचुंबकीय होता है यानी इट इज पैरामैग्नेटिक होता है, सही है। इट इज प्रेजेंट इन एग्जॉस्ट फ्रॉम कार, यह भी सही है। और इट लॉसेज एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म NO+, यह भी सही है। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ देयर आयोनिक एनोलिक कंटेंट। तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना इसे, तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी 3, 5, 2, 1 यानी सबसे ज्यादा हो जाएगा ये। आयोनिक क्या बोल रहा है? आयोनिक कंटेंट में सबसे हाई होगा 3 का, उसके बाद होगा 5 का, उसके बाद 2 का, उसके बाद होगा 1 का और सबसे लास्ट में होगा 4 का। नेक्स्ट है 58 की अगर हम बात करें तो ये कुछ दिया गया है, रिएक्शन कराकर ये बन जा रहा है I3, फिर ये दिया गया। तो आपसे पूछ रहा है 58 का राइट आंसर सी क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। बोल रहा है कि ABC के भी 1-1 का सही क्रम क्या होगा? अगर आपने पढ़ा होगा 11-12 अच्छे से तो इसका आंसर आसानी से दे सकेंगे। फिलहाल मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है कि द ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियस ऑफ I+ एंड I- विल बी क्या होगा? आयनिक त्रिज्या आपसे पूछा जा रहा है I+ यानी आयोडीन प्लस और आयोडीन माइनस का क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा रेडियस हो जाएगा I- का, उसके बाद I का, देन I+ का। नेक्स्ट है कि द मेटल यूज टू डिटेक्ट नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन का पता लगाने में प्रयुक्त धातु है, तो यह धातु कौन सा है? तो यह धातु है सोडियम यानी Na। नेक्स्ट है द ट्रांजिशन मेटल इन देयर कंपाउंड सो संक्रमण धातु अपने यौगिकों में दर्शाते हैं, तो यह अपने यौगिकों में क्या दर्शाते हैं? आयोनिक एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स दर्शाते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोवैलेंसी आर। वैद्युत संयोजकता के लिए अधिकतम अनुकूल स्थितियां हैं, तो यह है लो चार्ज ऑन आयंस, लार्ज केटायन एंड स्मॉल एनायन। नेक्स्ट है विच कॉम्प्लेक्स amongst the following is stable according to HSAB प्रिंसिपल। सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संकुल स्थिर है? तो कौन सा है? तो यह है Ag(I2-). नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंपाउंड्स ऑफ द आयन विथ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर कॉमन एंड स्टेबल। निम्न युग्मों में किसमें कम ऑक्सीकरण अवस्था वाले आयन के यौगिक अधिक अस्थायी एवं स्थिर होते हैं? 64 का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरिक। नेक्स्ट है रेडियम इज अ रेडियो एक्टिव सबस्टेंस, इट dissolves in dilute sulfuric acid and forms a compound radium sulfate. The compound is रेडियम एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है, यह तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलकर रेडियम सल्फेट नामक एक यौगिक बनाता है। यौगिक कौन सा है? तो 65 का राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका होगा सी एज रेडियो एक्टिव एज द रेडियम कंटेंट, रेडियम से जैसा रेडियो सक्रिय। नेक्स्ट है गामा रेस आर, गामा किरणें होती हैं। 66 का राइट आंसर हो जाएगा हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग को क्या कहा जाता है? गामा रे। नेक्स्ट है विच ऑफ द मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। निम्न में से कौन सी धातु साधारण ताप पर ही जल से अभिक्रिया कर लेता है? तो साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करने वाला धातु कौन सा है? तो वह है सोडियम। बाकी याद रखना है आयरन, कोबाल्ट और मैग्नीशियम साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट है ह्यूमन बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मनुष्य का शरीर एक उदाहरण है। तो मनुष्य का शरीर एक उदाहरण है ओपन सिस्टम का, याद रखना है। नेक्स्ट है कि द स्टेटमेंट अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट इज नोन एज। ये क्या कहलाता है आपका? 69 का राइट आंसर हो जाएगा, ये कहलाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बेसिसिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज, बेसिसिटी पूछा जा रहा है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का, तो इसका जो बेसिसिटी होता है वो होता है 3।
नेक्स्ट है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग द वन हैज हाईएस्ट मास इज, निम्नलिखित में सर्वाधिक द्रव्यमान वाला है, तो सर्वाधिक द्रव्यमान वाला कौन है, तो यह है 6 मोल ऑफ N2 एट NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका फुल फॉर्म याद रखना है आपको। नेक्स्ट है विच हैलाइड इज स्टेबल टुवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस, कौन सा हैलाइड जल अपघटन के प्रति अस्थायी है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा CaCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट है आइपक नेम ऑफ CH3COOH C2H2 विल बी, इसका आइपक नेम आपसे पूछा जा रहा है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा इथाइल एथेनोएट। नेक्स्ट है स्मॉल पॉक्स इज कास्ड बाय, स्मॉल पॉक्स किसके कारण होता है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो स्मॉल पॉक्स किसके कारण होता है, तो यह होता है वेरिओला के कारण, वायरस से होने वाला डिजीज है। नेक्स्ट है द प्रोसेस वेयर बैक्टीरियल जीन आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट एज अ पार्ट ऑफ द सेक्स फैक्टर टर्म्ड, वह प्रक्रिया जहां बैक्टीरिया के जीन दाता से ग्राही की ओर सेक्स फैक्टर के रूप में स्थानांतरित होती है कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है, 75 का राइट आंसर हो जाएगा कॉन्जुगेशन, यह कहलाता है। नेक्स्ट है कि सेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड इन, कहां पे नहीं पाया जाता है, यानी अलैंगिक बीजाणु समानता नहीं पाए जाते, कहां पर, तो याद रखना यह नहीं पाया जाता है अगेरिकस में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट मोटाइल सेल्स आर फ्लैजिला आर ऑल टुगेदर एब्सेंट इन, कसाभिक युक्त जल कोशिकाओं का सर्वथा अभाव होता है, तो यह किसमें होता है, तो यह होता है साइनोफाइसी में। नेक्स्ट है लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम, लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है, तो लिटमस किससे हम लोग प्राप्त करते हैं, 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, लाइकेन रोसेला से हम लोग लिटमस पेपर को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है हेलोफाइटिक फॉर्म्स आर, कौन सा है हेलोफाइटिक फॉर्म्स, तो यह होता है एक्रोस्टिकम ऑरियम, जो होता है एक हेलोफाइटिक फॉर्म्स है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंपॉर्टेंट सवाल है। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है कि द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ, ये दिया हुआ 6 × 10 पे पावर -7 मीटर विल बी, एक फोटोन जिसका तरंग दैर्घ्य 6 × 10 पे पावर -7 मीटर है का संवेग होगा, तो इसका संवेग कितना होगा, इसका संवेग होगा 1.1 × 10 पे पावर -27 kg केल्विन ग्राम पर सेकेंड, याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन, इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।